हाँ जी, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। अपना एक टॉपिक रह रहा था ना, जैव अणु के अंदर है ना, बायोमोलिक्यूल के अंदर एक एंजाइम नाम का टॉपिक है ना, छोटा सा टॉपिक है ना, पर उसमें थोड़ा सा ऐसे लिख रखा है ना एनसीईआरटी में कि भाई ये है ना चैप्टर 5 में है ना, इसको पढ़ाया गया है ना। अब चैप्टर 5 तो हटा दिया है कोरोना की वजह से है ना, तो क्या पता वहाँ से थोड़ा सवाल दे दिया ना, इसलिए थोड़ा सा इसको अपन हल्का सा ज़्यादा लेंगे ना, ठीक है ना। उसमें क्रियाविधि वगैरह की थोड़ी सी बात कर रखी है ना। देखिए, एंजाइम होते क्या है, जैसे उत्प्रेरक होते हैं ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ना बढ़ा देते हैं, है ना। आजकल बढ़ाने वालों को उत्प्रेरक कहते हैं ना, बढ़ाने वालों को, पहले घटाने वालों को भी उत्प्रेरक कहते थे ना। बढ़ाने वालों को धनात्मक उत्प्रेरक, घटाने वालों को ऋणात्मक उत्प्रेरक। पर आजकल ना मतलब घटाने वालों को उत्प्रेरक नहीं कहते ना, उनको उत्प्रेरक बेस या संदमक कह देते हैं उनको। तो फिर उत्प्रेरक क्या हो गया कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। अब चूंकि हमारी बॉडी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी होगी, वो तो है ना, अरे जैव रासायनिक अभिक्रिया होगी, है ना। अब जैव रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें उत्प्रेरक का जो काम करते हैं ना, उनको एंजाइम बोलते हैं ना। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं अपन कि एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक होते हैं ना। तो मैं पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं ना। जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं ना। तो क्या कह सकते हैं कि जीवों के शरीर में होने वाली है ना ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, जिनमें या यूं कह दो ना कि भाई जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम जो करता है वो क्या कहलाता है, एंजाइम। तो देखिए डेफिनेशन लिखता हूं मैं ना अगली। यानी जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ जो कि जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब जैसे है ना, अरे भोजन का पाचन होता है, श्वसन है ना, परिसंचरण है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो बायोलॉजी में है ना। तो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, एंजाइम, ठीक है ना। अब देखिए कुछ एंजाइम अपन ने पढ़े थे ना पीछे, याद हो आपको तो ना, जैसे सुक्रोज का जलापघटन करने वाला एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम होता है ना, वो सुक्रोज का जलापघटन कर देता है ना। ऐसे ही भाई सुक्रोज का तो पीछे करवाया ही ना। ऐसे देखो एक ग्लूकोज है ना, मतलब ग्लूकोज को तोड़ देता है ना, किसमें, एथेनॉल ना, आगे पढ़ेंगे अपन ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर है ना, एथेनॉल और CO2 में तोड़ देगा ना।
ग्लूकोज को कौन तोड़ देगा? डायस्टेज एंजाइम है ना। कौन सा एंजाइम? डायस्टेज एंजाइम है वो ना, एथेनॉल और CO2 में तोड़ देता है ना। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं इसके ना, ये लीजिए कुछ एग्जाम्पल देखिए अब। देखिए C12H22O11 ना। हाँ अरे वो थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हो गई थी ना, डायस्टेज नहीं है ना, डायस्टेज तो स्टार्च का जल अपघटन करेगा ना माल्टोज में ना। हाँ ये जाइमेज एंजाइम है ना, जाइमेज एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ेंगे ना अपन। जाइमेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल और CO2 में तोड़ देता है ना, तो CO2 मुक्त हो जाती है, एथेनॉल प्राप्त करना चाहते हैं अपन वहां ना, तो जो प्राप्त हो जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन? C12H22O11 और इसका क्या करवा दिया जाए? जल अपघटन। तो इससे क्या मिलेगा हमको? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है ना। ये कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा बच्चों? इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है ना। इसका नाम है ग्लूकोज, ये हमने पीछे लिखा है ना, और इसका नाम है फ्रक्टोज, ये लीजिए। और ये क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज का जल अपघटन करने वाला एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे C6H12O6, इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज है ना। और इसको कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम किस में तोड़ देगा? अरे एथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 के अंदर है ना। और CO2 गैस क्या होगी यहां से? अरे मुक्त हो जाएगी ना। ये किण्वन की अभिक्रिया है ना, किण्वन अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा श्वसन किण्वन कहलाता है ना, उससे हम एथेनॉल प्राप्त करते हैं ना। तो वहां पूछ सकता है किण्वन के दौरान कौन सी गैस है ना मुक्त होती है? तो CO2 गैस मुक्त होती है भैया ना। कौन सी गैस? CO2 गैस मुक्त होती है ना। इसकी बात करेंगे अपन आगे जाके ना। तो देखिए ये तो ग्लूकोज हो गया आपका है ना। ये क्या है? अरे इसका नाम है बच्चों एथेनॉल और वो तो CO2 हो ही गई है ना। अगला एग्जांपल देखिए, C6H10O5 का होल N प्लस NH2, जो डायस्टेज एंजाइम बोल रहा था मैं ना। तो देखिए ये तो क्या है? ये तो है स्टार्च आपका ना, ये स्टार्च का फॉर्मूला है ना। स्टार्च बोल दो, सेलुलोज बोल दो, ग्लाइकोजन बोल दो, यानी पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला है ये ना, C6H10O5 का होल N, याद रखें बिल्कुल है ना। इसको डायस्टेज एंजाइम है ना। ये तो कौन सा था? ये तो जाइमेज, ZYMASE जाइमेज, और इसका नाम है डायस्टेज, डायस्टेज एंजाइम है ना। तो ये इसको चेंज कर देगा किसमें? NC12H22O11, इसका नाम है माल्टोज। इसका नाम क्या है बच्चों? माल्टोज का नाम है इसका माल्टोज। हाँ जी, इसका नाम क्या है? माल्टोज। ये लीजिए। ऐसे देखिए एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे अपन ने ये ले लिया ना, माल्टोज ले लिया C12H22O11 ना। तो शर्करा का सूत्र दो ना, अरे माल्टोज हो, लैक्टोज हो, सुक्रोज हो ना, तीनों का ही सूत्र एक ही है ना, C12H22O11 ना। हाँ किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि सर उसको सुक्रोज बोल दिया, इसको माल्टोज है ना, तो अपन ने ये बात तो पीछे की थी ना, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज तीनों का ही फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। देखिए इसका जल अपघटन कौन सा एंजाइम करता है? ये है आपका माल्टोज। इसका नाम क्या है बच्चों? माल्टोज है ना। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज। तो माल्टोज का ग्लूकोज में है ना, ये जल अपघटन जो कर रहा है वो कौन सा एंजाइम कर रहा है बच्चों? माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? माल्टेज एंजाइम है ना। कौन सा? माल्टेज एंजाइम।
ठीक है ना। एक देखिए अपन ऐसी, देखो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन जो प्रोटीन को है ना, दो एंजाइम है ना, एक तो पेप्सिन एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, और एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। है ना, बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप पाचन के दौरान, है ना। तो प्रोटीन है ना जो है, इसका जल अपघटन पेप्सिन एंजाइम तो किसमें करता है, अरे ये तो करता है पेप्टाइड के अंदर, है ना। किसके अंदर, पेप्टाइड, यानी बहुत सारे पेप्टाइड मिलके क्या बनाते हैं, अरे एमिनो एसिड, है ना। जब जैसे ना 2 4 5 10 एमिनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड बनता है ना। जब 100 से ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं तो एमिनो एसिड बनता है ना। इसका मतलब जो पेप्टाइड है वो मिलके क्या बना रहे हैं, एमिनो एसिड बना रहे हैं ना। ओ सॉरी, पेप्टाइड मिलके प्रोटीन बना रहे हैं ना, सॉरी, पेप्टाइड मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। एमिनो एसिड मिलके पेप्टाइड बनाएंगे ना, छोटे छोटे पेप्टाइड, वो मिलके क्या बना देंगे, प्रोटीन। और प्रोटीन का ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, ये जल अपघटन किसमें करता है, एमिनो एसिड में। किसमें, एमिनो एसिड में। तो ये तो प्रोटीन का देखो ना, अपन ने एक लाइन लिखी हुई थी वहां, प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करवाते हैं उससे पेप्टाइड बनते हैं ना, और फिर पेप्टाइड है ना, अगर प्रोटीन का आंशिक करवाते हैं तो पेप्टाइड, और पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो एमिनो एसिड बनते थे उससे ना। तो इसका मतलब आंशिक जल अपघटन कौन कर रहा है, अरे पेप्सिन कर रहा है, और पूर्ण जल अपघटन कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन एंजाइम। इसको याद रखें ना, इसको याद रखें, ये लीजिए। तो मैंने कुछ है ना एंजाइमों के नाम लिख दिया ना, जैसे दूध को दही में चेंज करता है, देखो दूध को दही में, दूध को दही में कौन सा एंजाइम चेंज करता है, लैक्टोबैसिलस एंजाइम। कौन सा, लैक्टोबैसिलस एंजाइम, है ना। ये लीजिए, तो लैक्टोबैसिलस एंजाइम क्या करता है, दूध को दही में चेंज करता है ना। याद रखें इनको ना, ये लो मैंने कुछ एंजाइमों के नाम लिख दिए आपको ना। देखो इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज, है ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टोबैसिलस, है ना। और भी होते हैं, एमाइलेज वगैरह भी होते हैं ना, एमाइलेज एंजाइम। जैसे स्टार्च को ना माल्टोज में चेंज कर देगा, माल्टोज को आगे माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में चेंज कर देगा, है ना। ऐसे स्टार्च से डायरेक्ट, है ना, अगर हमको वो बनाना है, क्या नाम है, ग्लूकोज बनाना है ना, तो उसके लिए भी डायस्टेज एंजाइम काम में ले लेते हैं ना। कौन सा एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना मैंने कुछ एंजाइमों के नाम लिख दिए ना। तो देखो जनरली देखा जाए तो ना, देखो एंजाइम के नाम के अंत में क्या रहा, देखो इन्वर्टेज, एज, एएससी, एज, एज या एस बोल दो, एक बात है ना, जाइमेज, एज, डायस्टेज, है ना, DIASTES, है ना, डायस्टेज। ऐसे माल्टेज, देखो एएससी, एज आ रहा है ना। तो एंजाइम के नाम के अंत में जनरली क्या आता है, एज आता है ना, क्या आता है, एज, ठीक है ना। अब एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर आगे की बात करते हैं ना कि एंजाइमों के कुछ गुणधर्म क्या क्या हैं ना। हाँ जी, तो आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए सुनिए, एंजाइमों के कुछ गुणधर्म है ना, वो देखते हैं ना। ये एंजाइम काम के भी है ना, इनमें से कुछ एंजाइम तो अपन ने ना, हाँ लिखेंगे, कुछ लिख लिए है ना। अब मैंने एक साथ ही लिख दिया ना, एक साथ याद रख लो ना। अरे कोई भी चीज बार बार आती है ना, कहीं भी है ना, पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी आती है, उसको एक ही जगह याद कर लो ना। अब मैंने सारे ही एक जगह लिख दिया ना, तो यहीं से याद कर लो इनको ना, आपके जो काम के हैं ना। तो अपनी हेडिंग चलेगी एंजाइमों के गुणधर्म ना। अपनी हेडिंग क्या है बच्चों, एंजाइमों के गुणधर्म ना। हाँ जी, देखिए एंजाइमों के गुणधर्म देखिए ना। तो हेडिंग क्या होगी अपनी, एंजाइमों की
गुणधर्म। हाँ जी, अपन कम कम के देखेंगे ना, ज्यादा फालतू के नहीं है ना। देखिए एंजाइमों के गुणधर्म क्या है ना, एंजाइम रासायनिक दृष्टि से है ना, एंजाइम रासायनिक दृष्टि से किसके, प्रोटीन के बने होते हैं ना। ये लीजिए। दूसरा देखो, एंजाइम जो होते हैं ना उच्च विशिष्ट प्रकृति के होते हैं ना, हाईली स्पेसिफिक है ना, यानी केवल एक एंजाइम है वो एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा ना। ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम कई सारी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर देना। जैसे मान लो ना, अरे यूरिया का जल अपघटन करवाना ना, एक यूरियज एंजाइम काम आता भी है ना। कौन सा, यूरियज, याद रख लेना चाहे तो। यूरिया का जल अपघटन, अरे जो यूरिया खेतों में डालते हैं ना अपन, वही यूरिया ना। तो यूरिया का जल अपघटन कौन सा एंजाइम करता है, यूरियज। अब यूरिया क्या, एक एमाइड है, क्या है, अरे एमाइड है यूरिया एक, है ना, एमिनो मेथेनेमाइड। इसका आईयूपीएसी नाम, यूरिया का आईयूपीएसी नाम क्या है, एमिनो मेथेनेमाइड। तो यूरिया क्या है, एक एमाइड। तो इसका मतलब यूरियज एंजाइम क्या कर रहा है, एमाइड का जल अपघटन कर रहा है ना, क्यों, यूरिया में एमाइड क्रियात्मक समूह है ना। लेकिन ये कोई दूसरा एमाइड ले आओगे आपने यूरिया के अलावा, तो उसका जल अपघटन नहीं करेगा। इसका मतलब यूरियज एंजाइम केवल यूरिया का ही जल अपघटन करेगा ना, औरों का नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना ना। जैसे अपन ने ये इन्वर्टेज एंजाइम ले लिया, ये सुक्रोज का जल अपघटन नहीं करता ना, किसका करता है, सुक्रोज का। तो अगला क्या लिख सकते हैं, एंजाइम उच्च विशिष्ट प्रकृति के होते हैं ना, स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं ना। अर्थात एक एंजाइम केवल एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है ना। एक एंजाइम केवल एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है ना। जैसे जैसे ना यूरियज एंजाइम केवल यूरिया के जल अपघटन को ही उत्प्रेरित करता है। अन्य एमाइड के जल अपघटन को नहीं, है ना, को नहीं करता है। ये लीजिए। अगला देखिए, अब अगला देखिए आप, है ना, एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा है ना, अरे उत्प्रेरक तो थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं ना,
वो अभिक्रिया के वेग को कई गुना बढ़ा देता है ना, तो क्या कहेंगे, एंजाइम की बहुत कम मात्रा ही अभिक्रिया को, है ना, अभिक्रिया का मतलब यहां जैव रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं ना, अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती है, उत्प्रेरित कर सकती है। जो उत्प्रेरक के गुणधर्म होते हैं ना, वही इसके गुणधर्म है कि उत्प्रेरक का काम कर रहा है ये। ऐसे देखिए अगला, एंजाइम केवल अभिक्रिया की गति को ही बढ़ाते हैं ना, गति को ही बढ़ाते हैं ना, अभिक्रिया की दिशा वगैरह को चेंज नहीं करते हैं ना, या साम्यावस्था को भी, है ना, मतलब उस पर भी कोई प्रभाव नहीं होता इनका ना। अगला देखिए, है ना, एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी क्रियाशीलता, वो एक, है ना, निश्चित ताप पर अधिकतम होती है ना, जिसको अपन कह सकते हैं उसका ना अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप, है ना। तो क्या कहेंगे कि एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित ताप, और निश्चित ताप कितना है, 298 से लेके और 310 केल्विन। तो एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित ताप पर ही अधिक होती है ना, अधिक होती है, जिसे, है ना, इष्टतम जिससे इष्टतम या फिर इसको अनुकूलतम भी बोल सकते हैं ना, इष्टतम या कह दो अनुकूलतम ताप कहते हैं, इष्टतम या फिर कह दो अनुकूलतम ताप कहते हैं ना। हाँ, और मानव शरीर में यह ताप जो है ना, चलिए दूसरे पेन से लिखता हूं ना, मानव शरीर के लिए अनुकूलतम ताप, है ना, अनुकूलतम ताप 310 केल्विन होता है ना। यानी बॉडी के अंदर, है ना, अरे ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना, सारी एंजाइम, है ना, एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं हैं ना, एंजाइमों के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं हैं ना, वो 310 केल्विन ताप पर, है ना, आसानी से होती है ना। ऐसे देखिए अगला, एंजाइम की क्रियाशीलता ना एक निश्चित पीएच, एक निश्चित पीएच, और वो निश्चित पीएच क्या है, वो निश्चित पीएच है आपकी 5 से 7 के मध्य ना, 5 से 7 है ना, निश्चित पीएच कितनी है, 5 से 7। तो एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित पीएच पर
ही अधिक होती है, अधिक होती है, जिससे इष्टतम या फिर अनुकूलतम, है ना, पीएच कहते हैं। और ये लिख सकते हैं अपन, है ना, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना, यानी मानव शरीर के लिए अनुकूलतम पीएच, अनुकूलतम पीएच, है ना, कितनी होती है? 7.4 होती है ना। कितनी बच्चों? 7.4। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए आप, एंजाइमों के गुणधर्म है ना। हाँ, कुछ धातु आयन ऐसे होते हैं ना जो एंजाइमों के साथ, है ना, अरे दुर्बल बंध बना के, है ना, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन, है ना, सह एंजाइम, को एंजाइम। कौन से एंजाइम? को एंजाइम। तो क्या कहेंगे कि कुछ धातु आयन, है ना, एंजाइमों के साथ, एंजाइमों के साथ, है ना, दुर्बल बंधों का निर्माण करना, दुर्बल बंधों का वीक बॉन्ड बना लेते हैं ना, निर्माण कर इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं ना। इनकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं बच्चों? बढ़ा देते हैं ना। क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं ना। क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं ना, जिन्हें सह एंजाइम कहते हैं ना, को एंजाइम, सह एंजाइम कहते हैं। उदाहरण देखिए, Na+, है ना, Mn+2, CO+2, है ना, Cu+2, Fe+3, Zn+2, एटसेट्रा। ये है ना धातु आयन क्या करते हैं? एंजाइमों के साथ वीक बॉन्ड, है ना, बना लेते हैं ना, दुर्बल बंध बना लेते हैं, इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? सह एंजाइम बोलते हैं ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, आपने कर लिया होगा नोट डाउन। हाँ जी, देखिए,
हाँ जी, देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना जो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं ना, उनको हम संदमक या एंजाइम बेस बोलते हैं ना। तो क्या कहेंगे, कुछ पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, जिन्हें संदमक या एंजाइम बेस कहते हैं ना, या एंजाइम विष जहर। यानी ये एंजाइम के लिए क्या कर रहे हैं, विष का काम कर रहे हैं ना। यदि आपने देखा हो ना, अरे पिक्चर वगैरह में देखा हो ना, हाँ फिल्मों में देखा हो ना, बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर होते हैं ना, अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह ना, हाँ वो जब कभी पकड़े जाते हैं ना तो वो साइनाइड के कैप्सूल रखते हैं ना, उसको खा जाते हैं ना। तो साइनाइड से क्या होगा, अरे ये किसका काम कर रहा है, एंजाइम के लिए विष का काम कर रहा है ना, या संदमक का। तो ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं है ना, जैसे श्वसन पाचन वचन है ना, परिसंचरण वगैरह सारी अभिक्रियाएं एंजाइमेटिक है ना, एक्टिविटी है, एंजाइमों के द्वारा होने वाली एक्टिविटी है, उन सबको रोक देता है ना तुरंत, तो तुरंत मर जाता है वो ना। तो साइनाइड किसका काम करेगा यहाँ, अरे साइनाइड यानी HCN लिख दूंगा ना, एग्जाम्पल HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये किसका काम कर रहा है, एंजाइम के लिए विष का काम कर रहा है ना। कार्बन डाइसल्फाइड है ना, ये भी एंजाइम के लिए विष का काम करता है ना। तो HCN CH2 है ना, तो कुछ धातु आयन बढ़ा रहे हैं, एंजाइम कहला रहे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो घटा रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं, एंजाइम विष या संदमक। तो ये हमने एंजाइमों के गुणधर्म पढ़ लिया ना, एंजाइमों के क्या पढ़ लिया बच्चों, गुणधर्म। अब देखिए एंजाइमों का ना एक नामकरण है ना और वर्गीकरण कैसे करते हैं ना। तो एंजाइमों का नामकरण तो है ना कोई बड़ी बात नहीं है ना, एंजाइमों का नामकरण आधुनिक पद्धति में ऐसे करते हैं ना, नाम के अंत में एज जोड़ देते हैं ना। ये लो मैं लिख दूं एंजाइम का नामकरण ना, अपनी हेडिंग क्या है ना, एंजाइमों का नामकरण ना। तो क्या लिख सकते हैं कि सामान्यतः है ना, यानी आधुनिक पद्धति में है ना, आधुनिक पद्धति में क्या करते हैं, एंजाइमों के नाम के अंत में एज जोड़ देते हैं ना। यानी एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर, जिस है ना, अरे सबस्ट्रेट क्रियाधार पर क्रिया करता है ना, तो उसके नाम के आधार पर उसका नाम देते हैं, उसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, एज। तो अपन जनरली क्या लिख सकते हैं, आधुनिक पद्धति के अनुसार है ना, आधुनिक पद्धति के अनुसार एंजाइम है ना, एंजाइम है ना जिस सबस्ट्रेट पर है ना, एंजाइम जिस सबस्ट्रेट, अरे रिएक्टेंट का पार्टी होता है ना, तो जिस सबस्ट्रेट या इसको क्रियाधार बोल सकते हैं ना, क्रियाधार है ना। तो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है ना, जिस सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है ना, उसके नाम के अंत में ना करता है, उसके नाम के अंत में एज जोड़ देते हैं ना, ASE एज जोड़ देते हैं ना। उसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, एज। क्या जोड़ देते हैं बच्चों, एज, जिससे है ना
एग्जाम्पल इन्वर्टेज, सुक्रोज को है ना, अरे इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं ना, एक्सु शर्करा, गन्ने से मिलने वाली शर्करा, तो इन्वर्टेज से क्या बना दिया, इन्वर्टेज, है ना। ऐसे ही माल्टेज, माल्टोज पर करता है ना, इन्वर्टेज, माल्टेज, है ना। लैक्टेज बोल दो ना, लैक्टोज पर क्रिया करता है, क्रियाधार कौन है, लैक्टोज, है ना। तो नाम क्या हो गया एंजाइम का, लैक्टेज, क्या नाम हो गया, लैक्टेज, है ना। ऐसे प्रोटीएज, प्रोटीन पर करता है ना, एटसेट्रा। तो आधुनिक नामकरण पद्धति में क्या करते हैं, एंजाइम का नाम कैसे करते हैं कि वो जिस सबस्ट्रेट पर अभिक्रिया कर रहा है ना, यानी जिस सबस्ट्रेट से क्रिया करता है वो ना, उसके नाम के अंत में एज जोड़ देते हैं ना, ऐसे है ना, देकर उसका नामकरण किया जाता है ना। अब अगला देखो, एंजाइम का वर्गीकरण, है ना। एंजाइमों का वर्गीकरण देखिए, है ना। एक आईयूबी, इंटरनेशनल, है ना, यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, है ना, एक ही संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन, है ना, संगठन है ना, उसने, है ना, एंजाइमों को 6, है ना, वर्गों में बांट रखा है ना। कितने वर्गों में, 6। तो क्या लिख सकते हैं, है ना, आईयूबी, है ना, आईयूबी ने एंजाइमों को, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, 6 वर्गों में, कितने वर्गों में, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया। आईयूबी ने एंजाइमों को कितने वर्गों में, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया भी, है ना। आईयूबी का पूरा नाम लिखूं तो इंटरनेशनल, वैसे अपने काम का नहीं है ना, बायो वालों के काम का हो सकता है ना, यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, है ना। तो 6 वर्ग कौन कौन से देखिए, एक है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम बच्चों, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, है ना। इसका मतलब ये क्या करता है, अरे ऑक्सीडो का मतलब ऑक्सीकरण भी करता है, अपचयन भी करता है ना। तो इस वर्ग में, है ना, वो वाले एंजाइम आएंगे जो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों का कार्य करते हैं ना। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ये जैविक ऑक्सीकरण व अपचयन का कार्य करते हैं ना। दूसरा देखिए आप, ट्रांसफेरेज एंजाइम, है ना। तो ट्रांसफर करने का काम करेंगे ना, ये किसी समूह को वहां से, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करेंगे ना, है ना। ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, है ना, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक किसी समूह के स्थानांतरण का कार्य करते हैं ना।
तीसरा देखिए आप, ट्रांसफेरेज एंजाइम हो गया ना। तीसरा जो वर्ग है ना वो है हाइड्रोलिजेज एंजाइम, है ना, हाइड्रोलिजेज एंजाइम, है ना। तो हाइड्रोलिजेज, हाइड्रो का मतलब जलन, यानी ये जल अपघटन को उत्प्रेरित करता भी है ना, ये वाले एंजाइम है ना। अरे इस वर्ग में जो एंजाइम आएंगे वो जल अपघटन को उत्प्रेरित करेंगे ना किसी भी, है ना, जैविक अभिक्रिया में। तो ये जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं ना। ये क्या करते हैं, जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं भैया ना। चौथा देखिए आप, लाइजेज। देखिए लाइजेज क्या करेगा, है ना। लाइजेज का मतलब तोड़ना ना, लाइजेज का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए अपन,